गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो प्रादेशिक अध्ययन हम लोग कर रहे थे पिछले वीडियो में। दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रादेशिक अध्ययन में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया था। देन आज हम देखते हैं इसके आर्थिक प्रारूप के बारे में कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो प्रदेश है उसका आर्थिक प्रारूप क्या है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप के आर्थिक प्रारूप के बारे में अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ की जाने वाली कृषि जो है वो आज ही नहीं प्राचीन समय से की जाती रही है, यानी इस क्षेत्र में कृषि जो है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार प्राचीन समय से बना रहा है। हालांकि धीरे धीरे औपनिवेशिक काल का जब इसके ऊपर प्रभाव हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ व्यापारिक बागाती कृषि भी की जाने लगी, यानी स्टार्टिंग में जहाँ मनुष्य जो है वो अपने एक गहन जीवन निर्वाह के लिए या हम कह सकते हैं कि अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वो कृषि कार्य करता था, धीरे धीरे औपनिवेशिक काल के बाद से यहाँ क्या है व्यापारिक बागानी कृषि, यानी जहाँ व्यापार के लिए और वो भी बागानी कृषि एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें फसल जो है वो हर बार ना बोई जा करके एक बार बो दी जाती है और उससे कई सालों तक जो है वो फसल प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए रबड़, गन्ना, यानी ये ऐसी फसलें हैं जिनसे क्या है एक बार बोने के बाद कई वर्षों तक क्या है इससे फसल प्राप्त की जाती रहती है। तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या है कि धीरे धीरे औपनिवेशिक काल के प्रभाव से जो है वो व्यापारिक बागानी कृषि का भी प्रभाव या व्यापारिक बागानी कृषि भी की जाने लगी थी। तो आर्थिक कृषि प्रारूप में जो है वो कृषि जिसका अहम रोल है, इसमें हम देखते हैं कि व्यापारिक बागानी कृषि जो है वो वर्तमान में इस देश की या इस प्रदेश की क्या हुई है पहचान बनी हुई है। अगर यहाँ की जाने वाली कृषि में अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो पहले भी मैंने एशिया का जब अपन कर रहे थे अकेले एशिया महाद्वीप के परिचय के बारे में, देन इसकी जलवायु, इन सब के बारे में जब अपन ने अध्ययन किया था तब भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है जिसमें जो कृषि के प्रकार हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि भी की जाती है जहाँ मुख्य रूप से पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में स्थानांतरित यानी कुछ समय के लिए वहाँ कृषि की जाती है, देन उसको छोड़ करके नेक्स्ट किसी स्थान का चयन कर लिया जाता है कृषि कार्य के लिए, तो इसे कौन सी कृषि कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ जो है वो स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। तो यहाँ गहन जीवन निर्वाह है, यानी जहाँ स्थानांतरित कृषि सिर्फ और सिर्फ अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, वहीं गहन जीवन निर्वाह है यानी जहाँ कम तो क्षेत्र होता है और जनसंख्या की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ जो है वो अपनी खाने पीने की आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ मात्रा में वहाँ जो प्राप्त होने वाली फसलें हैं, जो उत्पादन है, उसका व्यापार करके अपने खाने पीने के अलावा आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है, तो वो कहलाती है गहन जीवन निर्वाह कृषि। तो यहाँ क्या है स्थानांतरित कृषि, गहन जीवन निर्वाह की कृषि, और इसके साथ हम देखते हैं तो वाणिज्यिक कृषि यानी जिसका मुख्य उद्देश्य अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना, जो कि दो प्रकार की होती है। एक होती है बागानी कृषि, जो मैंने आपको अभी उदाहरण देकर समझाया कि एक बार फसल बो देने के बाद क्या है कई वर्षों तक वहाँ से उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जैसे रबड़ है, कहवा है, गन्ना है, ये नारियल है, ये किस प्रकार की फसलें हैं, ये बागानी कृषि हैं कि एक बार बोने के बाद कई वर्षों तक उससे उत्पादन प्राप्त किया। तो यहाँ जो है वो बागानी कृषि भी की जाती है। तो यहाँ मिश्रित वाणिज्यिक कृषि भी की जाती है, यानी मिश्रित बागानी कृषि, यानी इन बागानी कृषि के साथ साथ यहाँ गरम मसाले, इस प्रकार की चीज़ें भी बोई जाती है, दालें जो कि हर बार बोई जाती हैं। तो और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है व्यापार करना। तो वर्तमान समय में क्या है कि यहाँ जीवन निर्वाह के साथ साथ व्यापारिक कृषि भी की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें उत्पादित फसलें कौन कौन सी है। वैसे तो क्या है कि एशिया महाद्वीप का यह जो भाग है दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, रीजनल स्टडी कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार ही कृषि है, जिसका कारण है कि यहाँ जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ की उपजाऊ मृदा जो किस कार्य को कृषि कार्य करने के लिए क्या है प्रभावित करती हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जो है
वो उत्पादित फसलों में स्थान आता है चावल का। चावल जो कि एक खाद्यान्न फसल है, इस क्षेत्र भी की भी और वर्ल्ड की भी मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। चावल के अलावा यहाँ रबर के अलावा चाय, ये तो क्या है, मुख्य फसलें हैं। जबकि इन फसलों के अलावा भी अगर अपन पर्टिकुलर एक एक देश में बात करें तो सोयाबीन है या अन्य तरह की दालें हैं, जूट है, इस तरह का गेहूं है, इस तरह की फसलें भी यहाँ प्राप्त की जाती हैं। तो इन फसलों में सबसे पहले हम देख लेते हैं चावल के बारे में। चावल जो होता है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र की एक मुख्य खाद्यान्न फसल है और यहाँ जो चावल प्राप्त किया जाता है वो आर्द्र प्रकार का धान कहलाता है। यानी यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी जलवायु, विषुवतीय जलवायु, जो कि अपन कल अध्ययन भी कर रहे थे या इससे पिछले के वीडियोस में हमने जब देखा था इसकी जलवायु के बारे में, तो यहाँ आर्द्रीय दशाएं विद्यमान होने के कारण किस प्रकार की चावल की फसल, आर्द्र धान या आर्द्र चावल अपन यहाँ से प्राप्त करते हैं। और यहाँ का जो चावल है जो वर्ष में कहीं एक बार तो कहीं वर्ष में 2 फसलें प्राप्त की जाती हैं और इसके मुख्य उत्पादित देशों में स्थान आता है इंडोनेशिया का, वियतनाम का, म्यांमार का, थाईलैंड का और फिलीपींस का। इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, इन देशों में या इन क्षेत्रों में जो है वो नदियों के द्वारा जो निर्मित डेल्टाई भाग है या नदियों के जो बेसिन हैं उनमें क्या है, यह चावल अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जाता है। और इनके अलावा भी अगर सीमित मात्रा में देखें तो कंबोडिया, लाओस, इन सब में भी क्या है, कुछ मात्रा में चावल प्राप्त किया जाता है। और चावल में भी अगर मैं बात करूं तो म्यांमार जहां एक ऐसा देश है कि म्यांमार के 60% भाग के ऊपर, यानी टोटल 100% जो कृषि की जाती है उसमें से 60% भाग के ऊपर अकेला चावल बोया जाता है। कहाँ, म्यांमार में। जबकि थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो 62% भाग के ऊपर क्या है, चावल उत्पादित किया जाता है। यानी म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये क्या है, मुख्य चावल उत्पादित देश हैं। अगर इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इन नदियों, इन देशों में बहने वाली, यानी म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी, कौन सी नदी, इरावदी नदी, थाईलैंड में बहने वाली मेकांग नदी, इन नदियों के जो डेल्टाई भाग है या जो बेसिन क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में क्या है, चावल उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत चावल जो है वो अहम भूमिका निभाता है कृषि उत्पादन में। नेक्स्ट हम देखते हैं रबड़, यानी यहाँ उत्पादित किया जाने वाला जो रबड़ है ये क्या है, विश्व में प्रथम, हम कह सकते हैं मुख्य स्थान रखता है। और विश्व का 90% रबड़, विश्व का 90% रबड़ कहाँ उत्पादित किया जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में। विश्व का 90% रबड़ जो है वो प्राप्त किया जाता है। और रबड़ एक कौन सी कृषि है, बागानी कृषि है, यानी एक बार बो देने के बाद कई वर्षों तक इससे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो इसके उत्पादक देशों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस का मुख्य स्थान आता है। यानी जहां विश्व का 90% अकेले जो है कहाँ प्राप्त किया जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में। और इसमें भी मुख्य उत्पादक क्षेत्र मैंने आपको बताए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जो है ये देश क्या करते हैं, यहाँ मुख्य रूप से रबड़ उत्पादित किया जाता है। और इनके अलावा कंबोडिया, लाओस, इनमें भी क्या है, कम मात्रा में, यानी ये तो क्या है, मुख्य उत्पादक देश हैं रबड़ में, जबकि कंबोडिया, लाओस, ये क्या है, सीमित मात्रा में रबड़ उत्पादित करने वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चाय, यानी चाय जो है वो भी एक इस प्रकार की फसल है जो कि आर्द्र दशाओं वाले जलवायु प्रदेशों में प्राप्त की जाती है। और चाय दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग जो कि मानसूनी जलवायु भी रखता है या इसके साथ उष्णकटिबंधीय या हम कह सकते हैं विषुवतीय जो जलवायु रखता है, उन क्षेत्रों में भी चाय उत्पादित की जाती है। और मुख्य रूप से चाय की कृषि पर्वतीय ढालों के ऊपर की जाती है। और पर्वतीय ढालों में भी जहां 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती हो, और मैंने बताया कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र जो कि मानसूनी जलवायु रखता है एवं विषुवतीय जलवायु रखता है, तो इनमें से जो इंडोनेशिया भाग देश हैं, कौन सा, इंडोनेशिया जो है वो मुख्य उत्पादक देश है चाय के क्षेत्र में।
इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया, वियतनाम, ये क्या है, मुख्य चाय उत्पादक देश है। कहाँ के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के। ये मैंने आपको बताया कि चावल, रबर, चाय ये क्या है, मुख्य फसलें हैं। जबकि इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं कृषि उत्पादित फसलों में, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि म्यांमार में क्या है, अन्य कृषि फसलें जैसे गन्ना, मक्का, कपास, गेहूं, इनका भी क्या है, जूट, इनका भी क्या है, उत्पादन किया जाता है। और इनके साथ साथ म्यांमार के अलावा अन्य देशों में भी, चाहे थाईलैंड हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इनमें भी क्या है, अन्य फसलें जैसे थाईलैंड में क्या है, मक्का, थाईलैंड का क्या है, मक्का जो है वो मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। जबकि इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया में गन्ना भी उत्पादित किया जाता है। यानी ये क्या है, अन्य फसलें हैं। ये तो चाय, रबर, चावल ये मुख्य फसलें हैं, जबकि इनके अलावा मक्का, गन्ना, गेहूं, कपास, जूट, और जूट ऐसे क्षेत्रों में, आर्द्रीय क्षेत्रों में जहाँ क्या है पानी की मात्रा अधिक हो, वहाँ जूट की फसल बोई जाती है और वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाला एक फसल है या कृषि कार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि के अलावा कि खनिज, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वो खनिजों की दृष्टि से भी कृषि कार्य के साथ साथ अपने आर्थिक प्रारूप में अहम रोल निभाता है। यहाँ जो है वो खनिजों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। हालांकि खनिजों की मात्रा में भी यहाँ अनेक अंतर पाया जाता है और अनेक प्रकार के खनिज, हम कह सकते हैं विविधता लिए हुए खनिज जो हैं वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस प्रकार यहाँ पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, तो मैग्नीज, टंगस्टन, पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, ये क्या है, कुछ कुछ मात्रा में अनेक प्रकार के पाए जाने वाले खनिज हैं। जैसे खनिजों में पर्टिकुलर हम देश वाइज बात करें तो सबसे पहले आता है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा, जिसकी राजधानी रंगून। तो म्यांमार में हम देखते हैं कि म्यांमार क्या है, खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न देश है। खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न देश है और यहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों में अगर हम देखते हैं तो किसका स्थान आता है, पेट्रोलियम यहाँ का क्या है, प्रमुख खनिज है। कहाँ का, म्यांमार का। हालांकि यहाँ अनेक प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ खनिज पाया जाता है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोल के अलावा अगर हम बात करते हैं म्यांमार में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में, तो यहाँ जो है वो टीन, जस्ता, सीसा, टंगस्टन, ये भी क्या है, कुछ कुछ मात्रा में म्यांमार में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम जो कि यहाँ का प्रमुख खनिज है, और यहाँ की कौन सी नदी, चिंदविन नदी, चिंदविन नदी के जो क्षेत्र हैं उनमें पेट्रोल जो है वो मुख्य उत्पादित होता है, यानी मुख्य रूप से उसके भंडार हैं और वहाँ से उनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि नंबर 2 थाईलैंड के बारे में, खनिजों की दृष्टि से अगर हम स्टडी करते हैं थाईलैंड की, तो जहाँ म्यांमार जो है वो अनेक विविधताओं या अनेक प्रकार के खनिज जहाँ पाए जाते हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश थाईलैंड जो कि अनेक प्रकार के खनिज उत्पादित करता है, जिसमें मुख्य स्थान जो आता है वो आता है टीन का। किसका आता है, टीन का। दक्षिणी पूर्वी एशिया में टीन अगर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है तो वो होता है थाईलैंड में। और इसके साथ साथ वोल्फ्राम भी एक खनिज होता है, जिसमें थाईलैंड क्या है, प्रथम स्थान रखता है संपूर्ण विश्व में। इसके अलावा हम देखते हैं टंगस्टन, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, ये भी क्या है, कुछ कुछ मात्रा में थाईलैंड से उत्पादित किए जाते हैं। म्यांमार, थाईलैंड। इसके बाद हम देखते हैं मलेशिया के बारे में, तो मलेशिया भी क्या है, अनेक प्रकार के खनिज उत्पादित करने वाला देश है और यहाँ प्रमुख जो खनिज हैं उनमें आते हैं टिन, लोहा, मलेशिया। और मलेशिया में भी टिन, लोहा, टंगस्टन, ये क्या है, प्रमुख उत्पादित होने वाले खनिज हैं।
हालांकि मलेशिया जो है इसमें बॉक्साइट, सोना, कोयला, ये भी क्या है खनिज तेल, ये भी मलेशिया से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि बहुत अधिक मात्रा में मलेशिया से जो है वो खनिज उत्पादित नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ का टिन जो है वो क्या है प्रमुख खनिज है। और संपूर्ण मलाया प्रायद्वीप में भी, यानी मलेशिया जो है उसको अगर हम मलाया प्रायद्वीप की दृष्टि से भी अध्ययन करें तो संपूर्ण मलाया प्रायद्वीप में भी टिन मुख्य रूप से पाया जाता है। मलेशिया के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वियतनाम। हालांकि वियतनाम जो है वो खनिजों की दृष्टि से क्या है एक गरीब देश है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में यहाँ खनिज प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से जो प्राप्त किया जाता है वो है कोयला। कोयला जो है वो दो प्रकार का एंथ्रेसाइट एवं लिग्नाइट, यानी ये दोनों प्रकार जो हैं, हालांकि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पिट और बिटुमिनस भी होता है, लेकिन एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट जो है वो कोयला वियतनाम में मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। और अगर वियतनाम के कोयला उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ की एलोंग खाड़ी, कौन सी खाड़ी, एलोंग खाड़ी कोयला उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखती है। हालांकि कोयले के अलावा कुछ अन्य खनिज भी यहाँ जो है वो कुछ मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। जैसे वियतनाम से प्राप्त होने वाले जो अन्य खनिज हैं उनमें बॉक्साइट, एंटीमनी, वुल्फ्राम, ये क्या है अपना स्थान रखते हैं। वियतनाम के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोनेशिया। कौन सा देश, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में अगर हम खनिजों की बात करते हैं तो इंडोनेशिया से खनिज तेल मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। कौन सा खनिज, खनिज तेल। और खनिज तेल की दृष्टि से जो इंडोनेशिया है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 10वां बड़ा देश है खनिज तेल प्राप्त करने में। हालांकि इंडोनेशिया में जो है वो आज भी अज्ञात भंडार होने की भी संभावना है कि ये जो है वो भंडार और भी इसमें स्थित हैं जिनका अब तक जो है वो सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन जितना इसमें उत्पादन हो रहा है वो भी संपूर्ण विश्व में 10वें स्थान पे आता है इंडोनेशिया देश। और इंडोनेशिया में सुमात्रा जो द्वीप है, कौन सा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, यहाँ से मुख्य रूप से पेट्रोल उत्पादन किया जाता है। और सुमात्रा में भी अगर हम देखते हैं क्षेत्र के बारे में तो कौन सा क्षेत्र, सुमात्रा द्वीप में पेट्रोल उत्पादित होने के साथ साथ जो है वो प्राकृतिक गैस भी यहाँ से प्राप्त की जाती हैं। और प्राकृतिक गैस के साथ साथ कोयला भी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला भी सुमात्रा द्वीप से मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि खनिजों में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इसके अलावा फिलीपींस, ये देश भी क्या है अपना स्थान रखते हैं। खनिजों के बाद अगर हम बात करते हैं उद्योगों के बारे में कि दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है उसमें अगर आर्थिक प्रारूप का हम अध्ययन करते हैं तो आर्थिक प्रारूप में क्या है कि उद्योग भी अपना अहम रोल निभाते हैं। हालांकि कृषि एवं खनिज जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग यहाँ मुख्य रूप से विकसित है। बड़े उद्योग जो है वो यहाँ विकसित नहीं है, जिसका कारण है कि यहाँ पूंजी की कमी, कृषि पे निर्भरता अधिक है, संसाधनों की कमी है। इन सब परिस्थितियों के होने के कारण यहाँ क्या है, बड़े उद्योग स्थापित ना होकर के छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित किए गए हैं। अगर कुटीर एवं लघु उद्योगों में हम बात करते हैं देश वाइज तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यांमार के बारे में। हालांकि म्यांमार जो है वो उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लघु उद्योग जैसे सूत कातना, वस्त्र निर्माण, रेशम निर्माण, इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो म्यांमार में स्थापित हैं और आर्थिक प्रारूप में अपना अहम रोल निभाते हैं। हालांकि म्यांमार में जो है इनके साथ साथ पेट्रोलियम शोधन, वस्त्र उद्योग, खाने का तेल, मत्स्य पालन, इस प्रकार के उद्योग भी क्या है म्यांमार में स्थापित किए गए हैं या उद्योग कार्य किए जाते हैं। म्यांमार के बाद अगर हम अध्ययन करते हैं थाईलैंड के बारे में, कौन सा देश, थाईलैंड।
तो थाईलैंड भी जो है वो उद्योगों की दृष्टि से ज़्यादा अग्रणी स्थानों में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इसमें भी जैसे सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, सूत कातना, जूट निर्माण, ये क्या है, इसके यहाँ के लघु उद्योग हैं। और कागज निर्माण में अगर मैं बात करूँ तो 2 विशाल कारखाने हैं, कंचनबरी और बैंकॉक यहाँ की राजधानी कहाँ की, थाईलैंड की। तो ये 2 विशाल कारखाने हैं, किसके, कागज के, और कहाँ हैं, थाईलैंड में स्थापित हैं। इनके अलावा लकड़ी उद्योग, मत्स्य उद्योग, शराब बनाना, लोहा एवं इस्पात, सिगरेट बनाना, ये यहाँ के क्या हैं, मुख्य उद्योग माने जाते हैं। थाईलैंड के बाद अगर हम देखते हैं मलेशिया के बारे में, तो हालांकि मलेशिया भी जो है वो उद्योगों की दृष्टि से अपना अहम स्थान नहीं रखता, लेकिन म्यांमार एवं थाईलैंड की अपेक्षा जो है वो मलेशिया एक उच्च स्थान रखता है, किसमें, उद्योगों में। हालांकि मलेशिया में जो है वो उद्योगों की कमी का कारण भी वही है कि यहाँ पूंजी की कमी, कृषि पर निर्भरता, संसाधनों की कमी, ये क्या है कि मलेशिया में उद्योग स्थापित करने में बाधित, या हम कह सकते हैं बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। लेकिन फिर भी यहाँ जो है वो सीमेंट उद्योग, रिफाइंड, चीनी, इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो कहाँ, मलेशिया में स्थापित किए गए हैं। मलेशिया के अलावा अगर हम देखें कि इसमें वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ये इस प्रकार के उद्योग मलेशिया में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही जो इनके अन्य देश हैं जैसे लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इनमें भी कुछ मात्रा में वही लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे सीमेंट, कागज, रेशम निर्माण, वस्त्र उद्योग, इसके अलावा कागज निर्माण, मत्स्य पालन, इस प्रकार के जो उद्योग हैं वो क्या है, इन देशों में स्थापित किए गए हैं। लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो आता है वो आता है सिंगापुर। कौन सा देश, सिंगापुर। और सिंगापुर की लोकेशन की हम बात करते हैं तो मलेशिया के नीचे बिल्कुल छोटा सा देश जिसमें नगरीय जनसंख्या अधिक निवास करती है, और नगरीय जनसंख्या अधिक निवास करने के आधार पर ही इसमें उद्योग भी मुख्य रूप से स्थापित है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों की तरफ कम अपना ध्यान आकर्षित करती है, जबकि उद्योगों की तरफ अपना क्या है, ध्यान आकर्षण ज़्यादा करती है। इसी कारण यहाँ जो है वो अनेक प्रकार के जैसे सीमेंट, कागज, शराब उद्योग, पेट्रो रसायन से संबंधित उद्योग या पर्यटन उद्योग भी जो है वो सिंगापुर का प्रमुख उद्योग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर्यटक क्या है, ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए सिंगापुर जो है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्या है, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है। इसके साथ ही आज की इस क्लास में हमने देखा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के आर्थिक प्रारूप के बारे में, और आर्थिक प्रारूप में कृषि, खनिज एवं उद्योग जो कि अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, ताकि उस शॉर्ट नोट का आप रिवाइज करके इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे, और यह वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। धन्यवाद।